हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये जो चैप्टर है इसके हम काफी सारे जो टॉपिक है कवर कर चुके हैं। आज हम एक न्यू फेज स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक में। इसमें हम देखेंगे कि जो हिटलर था वो लोगों के साथ किस तरीके से उनको पनिशमेंट देता था और उसके जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी थी हिटलर की, आज उन सभी क्रिमिनल एक्टिविटी को आज इस वाले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से वो जिन लोगों को पसंद नहीं करता था उनको गैस चैम्बर के थ्रू या फिर उसमें बहुत सारी एंड अदर लेबोरेटरी भी बना रखी थी, उसमें ले जाकर वो उनको पनिश करता था और जिनको वो ना पसंद करता था उनको वो जान से भी मार देता था। मास किलिंग किया करता था हिटलर। मास किलिंग का मीन्स होता है मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। तो इस चीजों के लिए उसने गैस चैम्बर भी बनवा रखे थे एंड भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर रखी थी जर्मनी के अंदर। तो इन्हीं चीजों को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी एक एक करके सारी क्रिमिनल जो एक्टिविटी थी उनको कर रहा था। आज हम इस टॉपिक में इन्हीं को डीपली करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। जो नाजी था, नाजिज्म जो आइडियोलॉजी थी, वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उसको लोग किस तरीके से देखते थे, उसका जो प्रॉपर वर्ल्ड व्यू था वो कैसा था, किन चीजों को लेकर वो फॉलो करता था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, किस टाइप के लोगों को वो पसंद करता था एंड किस टाइप के लोगों को वो नापसंद करता था। जैसे इसमें है फाउंडेशन ऑफ क्राइम्स। जो क्राइम का फाउंडेशन था, बेस था, वो क्या था, वो अपने क्राइम को किस तरीके से किया करता था। तो सबसे पहले जो उसका आइडिया था ना वो ये था, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू मीन्स हिटलर के व्यू के अकॉर्डिंग देयर वॉज अ रेसिकल हायरार्की। वो रेसिकल हायरार्की होता है, रेस का मतलब होता है नस्ल। देखो इंडिया में अलग नस्ल के लोग होंगे, अफ्रीका में अलग नस्ल के होंगे, जर्मनी में किसी और नस्ल के लोग होंगे। तो हर जगह नस्ल जो होते हैं उसको हम रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वो रेसिकल हायरार्की मतलब नस्ल भेद को वो मानता था कि जो हमारी नस्ल के लोग हैं वो तो ठीक है, जो दूसरी नस्ल के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं करता था। तो रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। कहां पर? जर्मनी के अंदर। कौन करता था? हिटलर किया करता था। दैट फॉलोड एंड ऑन इक्वालिटी बिटवीन पीपल। इक्वालिटी भी थी वहां लोगों में, बट लोगों के अकॉर्डिंग। वो कुछ लोगों को तो इक्वालिटी देता था बट सभी को नहीं दिया करता था। तो ऐसे कौन से लोग थे जिन जो उसको फॉलो करते थे, जिनको इक्वालिटी मिलती थी, और ऐसे कौन से लोग थे जिनको फॉलो नहीं करते थे और उनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी। नाजिस क्राइम वर रूटेड। नाजी क्राइम्स वर रूटेड, इसकी जो जड़ें थी बिलीफ सिस्टम, इसके विश्वास के ऊपर सर्टन एक्शंस, हायरार्की एंड रेसिज्म। रेसिज्म वही जो मैंने भी आपको बताया, नस्ल भेद, ठीक है। द नाजीज आइडियोलॉजी, नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी? देयर वाज नो इक्वालिटी, कोई भी इक्वालिटी नहीं थी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, बट ओनली अ रेसिकल हायरार्की। वहां पर सिर्फ रेसिकल हायरार्की थी, लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्लॉन्ड ब्लू आइड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ लाइक अंग्रेज जो होते हैं उनके जो हेयर होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं तो उसको ब्लॉन्ड हेयर बोला जाता है। और ब्लू आईज थी उनकी। नॉर्डिक जर्मन आरियंस थे। कौन थे? नॉर्डिक जर्मन आरियंस वर एट द टॉप्स। जो जर्मन आरियंस थे ना, कौन थे जो जर्मन जो जर्मन आरियंस थे उनको तो वो टॉप लेवल का मानता था कि जो जर्मन्स है वो टॉप लेवल के हैं। वाइल ज्यूज वर एट द बॉटम, और जो ज्यूज थे उनको वो बॉटम मानता था। मतलब जो जर्मन आरियंस है वो तो इस लेवल पे हैं और जो ज्यूज है वो इस लेवल पे है। इनको टॉप लेवल का मानता था और ज्यूज को वो बॉटम लेवल का मानता था। इनकी रिस्पेक्ट थी, मतलब जो भी कुछ उसको करना था वो किसके लिए करता था? जर्मन आरियंस के लिए करता था। और ज्यूस के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एक तरीके से इनको सेग्रीगेट या फिर एलिमिनेट समझता था कि इनको कंट्री से निकाल दो, कुछ नहीं है इनका यहाँ पर। तो जितनी भी चीजें सारी होती थी उस कंट्री में वो किसके लिए होती थी? जर्मन आरियंस के लिए होती थी। ज्यूस के लिए कुछ भी नहीं था वहां पर। ज्यूस केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। उसको लगता था ये एंटी रेस है, मतलब यहाँ रहने लायक नहीं है, हमारे साथ रहने लायक नहीं है। और उनको एज अ एनिमी समझा जाता था। किसका? आर्यंस का। आर्यंस का एनिमी किसको समझा जाता था?
ज्यूस को। नाजीज आइडियोलॉजी का मानना ये था कि जितने भी ज्यूस लोग हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, दुश्मन है, इनको हम अपना दोस्त कभी भी नहीं मान सकते हैं। हिटलर रेसिज्म वाज इन्फ्लुएंस, और हिटलर का जो ये रेसिज्म आइडियोलॉजी थी ना, ये इन्फ्लुएंस किसकी वजह से और हुई थी? कुछ हमारे थिंकर्स थे, जैसे चार्ल्स डार्विन थे एंड हर्बर्ट स्पेंसर थे। ये दो हमारे नेचुरल साइंटिस्ट हैं, दोनों के दोनों ही। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये जो थिंकर थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसने हिटलर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी जो थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की और हर्बर्ट स्पेंसर की, इनकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी ने हिटलर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो ऐसी क्या थ्योरी थी इनकी जिसने इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? जैसे डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट, डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो जो चार्ल्स डार्विन थे, वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके इवेल्युएशन थ्योरी दी थी उन्होंने, कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, कि नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा, नेचर के अकॉर्डिंग जो सही होगा, हेल्दी होगा, वही यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा अर्थ पर, और जो उसके अकॉर्डिंग हेल्दी नहीं होगा वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इनकी इनकी इसी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हिटलर ने अपने वे में लोगों को बताया। उसने इनकी इसी आइडियोलॉजी को लिया और इसी आइडियोलॉजी को उसने क्या कर दिया, हिटलर ने मॉडिफाई कर दिया, मतलब अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लोगों को बताया कि कौन जर्मनी में रहने लायक है, कौन सरवाइव कर पाएगा और कौन सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसने ये माना कि जो लोग हेल्दी हैं, जो प्योर जर्मन है, वही सरवाइव कर पाएंगे, और जो जर्मन्स नहीं है वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनको मार दो। ये किसकी आइडियोलॉजी थी? हिटलर की थी। ये हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन नेचुरल साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये दिया था कि जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, इवेल्युएशन को जो एक्सेप्ट करते हुए जाएंगे वो तो अर्थ पे स्टैब्लिश रहेंगे, बने रहेंगे। जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके किसने एक्सेप्ट किया, किसको इन्फ्लुएंस किया गया था? हिटलर को। तो हिटलर ने उसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया, उसको मॉडिफाई करके अपने वे में बताना शुरू करा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो फिट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लाइक हर्बर्ट स्पेंसर गेव द आइडिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो प्लांट, जो एनिमल फिट है वही सरवाइव कर पाएगा, और जो एनिमल और जो प्लांट फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया, ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ, वही स्पीसीज अर्थ पे सर्वाइव कर पाएगी ऑन अर्थ, कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जो क्लाइमेट की चेंज होती ही कंडीशन है उनको अडॉप्ट कर लेगी, उसमें रहने की हैबिट डाल लेगी, वही अर्थ पे सरवाइव कर पाएगी। अदरवाइज अगर जिसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया वो अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी आइडियोलॉजी को किसने एक्सेप्ट कर लिया? हिटलर ने। द नाजी आर्ग्यूमेंट्स वाज सिंपल, इनका भी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही सिंपल था। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है मतलब जो अच्छे हैं, मजबूत है, वो सरवाइव कर पाएंगे, while the weak would be perish, जो वीक है, कमजोर है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द आर्यन रेस वाज द डोमिनेंट रेस, और आर्यन रेस है वो एक डोमिनेंट रेस है। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये था कि जो आर्यंस है वो तो सरवाइव कर पाएंगे, और जो आर्यंस नहीं है वो वीकर है, वीकर रेस है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द आर्यंस हैड टू मेंटेन इट्स प्योरिटी, क्योंकि आर्यंस ने अपनी प्योरिटी को मेंटेन किया हुआ है, बिल्ड अप स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, एंड रूल द वर्ल्ड, और आर्यन ही पूरे वर्ल्ड पर क्या करेंगे, रूल करेंगे। आर्यंस प्योर हैं, भगवान ने भेजा है, पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो अर्थ पर सरवाइव कर पाएंगे। जो ज्यूस है वो पावरफुल नहीं है, प्योर ब्लड नहीं है, तो वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज मॉडिफाई करी थी हिटलर ने अपने अकॉर्डिंग, और उसको फिर उसने बताया था कि सिर्फ आर्यन ही सरवाइव कर पाएंगे, और जो ज्यूस है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्यन फिट है और ज्यूस फिट नहीं है, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक थ्योरी थी, किसकी?
किसकी थी? रेसिकल हायरार्की। उसने दो कॉन्सेप्ट लिए थे वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग। पहला था आपका रेसिकल हायरार्की, जिसमें हमने देखा जो रेस बेस्ड आर्यंस हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, और जो ज्यूस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वीक माना जा रहा था। और सेकंड इसकी थ्योरी थी लेविन्सन। लेविन्सम क्या था? लेविन्सम का मतलब क्या? अब आर्यंस को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया वो कवर कर सकते थे वो उतना बड़ा एरिया कवर कर रहे थे। तो जियोपॉलिटिकल के अकॉर्डिंग ये इनका सेकंड विजन था। फर्स्ट था रेसिकल हायरार्की और सेकंड विजन था उनका लेविन्सम। लेविन्सम क्या था? हिटलर्स आइडियोलॉजी इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सम। इनका ये सेकंड आइडियोलॉजी थी, कॉन्सेप्ट था लेविन्सम। इसका मतलब था लिविंग स्पेस। जितना ज्यादा लिविंग स्पेस आपके पास होगा आप उतनी ही अच्छी तरीके से रह पाओगे। The other aspects of Hitler ideology related to the geopolitical concept of Levinson और living space. He believed that new territories, इनका विश्वास था कि इनको नई से नई टेरिटरीज गेन करनी चाहिए, needed to be acquired in order to be settled, और नई टेरिटरीज को गेन करके वहां इनको सेटल हो जाना चाहिए। This would increase the area of the mother country while allowing settlers on new lands to maintain an intimate connection with their places to origin। जो इनकी मदरलैंड है, मतलब लाइक जर्मनी इनकी मदरलैंड है, क्योंकि जर्मनी के ही थे ये लोग, तो उसमें नई लैंड को शामिल कर लेना चाहिए और वहां पर सेटल्ड हो जाना चाहिए। न्यू लैंड को अपनी मदरलैंड के साथ ज्वाइन कर देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कनेक्शन विद देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। इट वुड आल्सो इंक्रीज द जर्मन नेशन मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जर्मन नेशन है उसका जो एरिया है, उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी और उसके जो रिसोर्सेज है वो भी बढ़ जाएंगे। इसलिए इसने न्यू टेरिटरी पर फोकस किया, लेविन्सम पर फोकस किया कि जो लिविंग स्पेस है हमारा वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ने से क्या होगा, इनके रिसोर्सेज और पावर भी बढ़ेगी, वहां के लोग यहाँ आएंगे, उन लोगों को भी क्या बना दो, जर्मन ही बना दो। तो ये इनका सेकंड कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट था रेसिकल हायरार्की आइडियोलॉजी और सेकंड था लेविन्सम, जिसमें इन्होंने किस पे फोकस किया था, जो लिविंग स्पेस है उसको एक्सटेंड करने के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज। हिटलर ने क्या करा, जो जर्मनी की बाउंड्री थी, अभी इतनी जर्मन बाउंड्री है, अब इनका क्या है, लेविन्सम का आइडिया फॉलो किया इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को, तो उसमें एरिया ही तो बढ़ाना था। अब ये बाउंड्री को यहाँ से खिसका कर उन्होंने यहाँ कर दिया, तो जो जर्मन की बाउंड्री थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया बाय मूविंग ईस्टवर्ड। किस तरफ मूव कर रहे थे ये, ईस्टवर्ड की तरफ जर्मनी के जो लोग थे वो मूव कर रहे थे, और ईस्ट में क्या था, रशिया। तो सबसे पहला जो इन्होंने ईस्टवर्ड में मूव करके अटैक किया वो एरिया था पोलैंड। तो सबसे पहले जिस एरिया को इन्होंने कंट्रोल किया वो कौन सा एरिया था, पोलैंड। टू concentrate all Germans geographically in one place, Poland become the laboratory for this experimentation। और पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो किस पे हुआ था, पोलैंड पे हुआ था। तो इस वर्ड की तरफ ये जिस एरिया में सबसे पहले उन्होंने स्टेप रखा वो था आपका पोलैंड। ठीक है, पोलैंड को उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में शामिल किया था। सबसे पहले जो लेविन्सम का एक्सपेरिमेंट किया गया किसका था, वो पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेसिकल स्टेट। अब ऐसी क्या क्या चीजें थी कि जो ज्यूस लोग थे उनको पसंद क्यों नहीं करा था, जो रेसिकल स्टेट थे क्या थे, नाजी एजेंडा फॉर रेसिकल स्टेट। नाजी का एजेंडा जो रेसिकल स्टेट को लेकर था वो क्या था, देखिए नाजीज एम टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन। नाजी का मानना यह था कि जर्मनी के अंदर सिर्फ जर्मन आर्यंस रहने चाहिए, बाकी जितने भी अदर लोग हैं वो या तो सब यहाँ से चले जाए कहीं बाहर, और या नहीं जाते हैं तो उनको सबको मार दो, मतलब अदर कोई रहना ही नहीं चाहिए। सिर्फ पूरे जर्मनी में कौन रहने चाहिए, पूरे जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यंस ही रहने चाहिए। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहा था जिसमें सिर्फ प्योर जर्मन्स होंगे। कौन होंगे, सिर्फ प्योर जर्मन्स होंगे। फिजिकली एलिमिनेशन ऑफ दोज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटी। जो फिजिकली अनफिट है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है, उनको एलिमिनेट कर दो, उनको मार दो। ठीक है, और जो अनडिजायरेबल है, मतलब जो काम करने लायक नहीं है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दो, हटा देना
चाहिए। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश थी किसकी? हिटलर की। नाजी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें अनडिजायरेबल पीपल नहीं होने चाहिए। अनडिजायरेबल मीन्स जो फिजिकली फिट नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दो। सेकेंड, डिजायर आर्यन पॉपुलेशन। अब आर्यन पॉपुलेशन प्योर ब्लड मानते था, उनका मानना था नाजी का कि जो आर्यन ब्लड है वो एक प्योर ब्लड है, तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजी एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करना था जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर्यंस की ही होनी चाहिए। दे अलोन वर कंसीडर्ड डिजायरेबल, वो अपने को ही सिर्फ डिजायरेबल मानते थे, बाकी सब अनडिजायरेबल। सिर्फ जर्मन आर्यंस जो है वो ही डिजायरेबल है, बाकी जितने भी अदर लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनडिजायरेबल हैं। Extermination of undesirable. Germans who seemed as impure or abnormal had no right to exist. जो जर्मनी के अंदर इम्प्योर माने जाते थे, मतलब जर्मन्स नहीं थे, एबनॉर्मल माने जाते थे, उसका मानना उनको कोई राइट नहीं था यहाँ पर रहने का, जर्मनी में रहने का उन लोगों को कोई भी हक, कोई भी राइट नहीं था। अंडर द एथनेशिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेड टू डेथ ऑफ द डीम अनफिट। जो अनफिट है, जो अनडिजायरेबल है, जो आर्यंस नहीं है, उनको क्या कर दो? मार दो जान से, इस एंथोसिया प्रोग्राम के थ्रू। नाजी ऑफिसर हैड कॉन्मेंट टू डेथ मैनी जर्मन्स who were considered mentally और physically unfit। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो जर्मन्स के अलावा जो लोग थे उन्हीं को मार रहा था, वो जर्मन्स को भी मार रहा था। कौन से जर्मन? वो जर्मन जो मेंटली और फिजिकली अनफिट है, ऐसे जर्मन की भी उसको जरूरत नहीं थी। मतलब सिंपली जो लोग जर्मन के काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको तो वो रखता था, और अगर कोई फिजिकली अनफिट है या मेंटली अनफिट है उसको वो मरवा देता था, क्योंकि वो काम करने लायक नहीं रह जाते थे। तो ऐसे जर्मन लोगों की भी उसको कोई भी जरूरत नहीं थी। जो आर्यन है, जो आर्यन फिजिकली अनफिट है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेंटली अनफिट है, तो वो ऐसे आर्यंस को भी मार देता था, उसको ऐसे आर्यंस की भी कोई जरूरत नहीं थी। जो सिर्फ काम करने वाली पॉपुलेशन है ना, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सिर्फ उनको रखता था, और जो काम नहीं कर सकते थे वो उनको जान से मार देता था। नेक्स्ट देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेसिकल स्टेट। द ज्यूस वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। सिर्फ ज्यूस ही एक ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसको अनडिजायरेबल माना गया था, ज्यूस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी जिनको अनडिजायरेबल माना गया था। देखिए कौन कौन सी थी? अदर मैनी, जिप्सी थी, blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race। जैसे जिप्सी हो गए, ब्लैक्स हो गए, जो जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, इनको भी बायोलॉजिकल प्योरिटी नहीं मिली थी, ये लोग भी सुपीरियर नहीं थे। आर्यन रेस ही सुपीरियर था, और बाकी ये जितने भी अदर जितने भी अदर कम्युनिटी के लोग थे, सारे के सारे ये अनडिजायरेबल थे। ज्यूस हो गए, जिप्सी हो गए, ब्लैक हो गए, जितने भी लोग रहते थे, इन सभी को डर था वहां पर। इनके घरों में आग लगा दी जाती थी, इनके घरों के बाहर बोर्ड टांगा जाता था, मेंशन किया जाता था कि ये अलग कम्युनिटी के लोग हैं, गलों में टैग डाल डालकर ये लोग घुमा करते थे। ठीक है। व्हेन जर्मनी कॉन्क्वर्ड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, रशिया का पार्ट है पोलैंड, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज अ स्लेव। तो जर्मनी के जो लोग, सॉरी पोलैंड के जो लोग थे, उनसे एज अ स्लेव काम करवाया जाने लगा, एज अ स्लेव उनसे काम करवाया जाने लगा। मैनी ऑफ देम, उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको जान से ही मार दिया गया था। मैनी ऑफ देम डेड, जिनको मार दिया गया सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन। उसमें लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत से काम करवाया जाता था, और कुछ तो भूख से ही मर गए। उनको भूखा रखा जाता था, खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, और काम बहुत ज्यादा कराया जाता था, साथ ही साथ उनको गुलाम भी बनाकर रखा जा रहा था। पोलैंड के लोगों को, जब पोलैंड को कहा शामिल कर लिया था? जर्मनी में। फोकस ऑन ज्यूस, तो ये सिचुएशन थी लोगों की। अब हम ज्यूस पे फोकस करते हैं कि ज्यूस से इतनी सबसे ज्यादा जो नफरत थी ना, वो ज्यूस से थी। क्यों? क्योंकि ज्यूस वो लोग थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को पनिश किया था,
ठीक है, जो भी जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था, उनके साथ ऐसा करने वाले कौन लोग थे? उनके साथ ऐसा करने वाले ज्यूस लोग थे। तो ये वाली जो थ्योरी थी ना, तो ये इससे थोड़ा जो हिटलर था वो इफेक्ट हुआ था, उसको बुरा लग रहा था कि इन लोगों से मतलब स्टार्टिंग से ही नफरत थी कि उन्होंने उनके साथ बुरा किया है, तो ये लोग बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं हैं। ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के टाइम पे सबसे बुरा जो बिहेव किया जा रहा था वो ज्यूस के साथ किया जा रहा था। वैसे तो बाकी अदर के साथ में भी किया जा रहा था, बट सबसे बेकार ज्यूस के साथ। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूस, नाजी ज्यूस से नफरत करते थे। had a procures in the traditional Christian hostility towards Jews. ज्यूस के खिलाफ उनके अंदर एक अलग ही नफरत थी और पहले से ही थी। They had to be stereotyped as killers of Christ and users. और ये स्टीरियोटाइप चीजें थी, मतलब पहले से ही चली आ रही है। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि ये लोग किलर्स थे किसके? जीसस क्राइस्ट के। They survive mainly through trade and money lending. ये सिर्फ उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी, ये सिर्फ ट्रेड करके इधर से उधर पैसा कमा के थोड़ी बहुत अपनी लाइफ जी रहे थे। Jews were lived in a separately marked area called Guyot. इनको एक अलग से एरिया दिया गया था, आप उसी एरिया में रहोगे, यहाँ नहीं आ सकते, तो उस एरिया को गेयोत बोला जाता था, उस एरिया को गेयोत बोला जाता था। इनको जर्मनी में एक सेपरेट एरिया दिया गया था कि आप लोग सिर्फ इसी एरिया में रहोगे, और उस एरिया का नाम गेयोत रखा गया था। मतलब उसकी जो कंडीशन थी, लिविंग कंडीशन उस एरिया की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे एरिया में रहने के लिए इनको बोला गया था, किसको? ज्यूस को। मतलब इनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा था ना ज्यूस को, वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं किया था। बहुत ही मतलब क्रिटिकल सी कंडीशन थी उनके लिए, बहुत ही बैड कंडीशन थी। और जहां रहने के लिए इनको जगह दी गई थी, वो जगह भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, स्टेप्स अगेंस्ट ज्यूस, और ज्यूस के अगेंस्ट में और कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए थे? देखिए, फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजी टेरिटराइज प्राइज एंड सेग्रीगेट द ज्यूस, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। उनको बोला गया 33 से 38 के बीच में तुम देश छोड़ के चले जाओ, ये जो टेरिटरी है इसको छोड़कर चले जाओ। तो बहुत सारे जो ज्यूस थे वो जर्मनी को छोड़कर जर्मनी से बाहर चले गए थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या करा? जर्मनी छोड़ दिया था। और 39 से 45 के बीच इनका जो एम था वो कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम गैस चैम्बर इन पोलैंड। पोलैंड में जो गैस चैम्बर था, जो बचे हुए थे उनको ले जाके वहां पर गैस चैम्बर में मारा जा रहा था। तो ये था स्टेप जो ज्यूस के अगेंस्ट में नाजी ने उठाया था, या तो तुम देश छोड़ के चले जाओ, वरना उनको गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से जो क्राइम था, नाजी जो थी वो क्राइम को कर रहे थे, लोगों को मारना, जिन लोगों को वो पसंद नहीं कर सकते, कैसे एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने सुपीरियर मान रखा था, जैसे लाइक जर्मन आरियंस थे, और बाकी सबको वो बॉटम समझते थे, उनकी किसी भी चीज में वो कोई भी हेल्प नहीं किया करते थे। रेसिकल यूटोपिया, देखो रेसिकल यूटोपिया मतलब परे सोचना, टाइम से भी परे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जो सोच होती है उसको यूटोपिया बोला जाता है। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा होगा यूटोपियन विजन, मतलब चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना, फ्यूचर की चीजों को सोचने को हम यूटोपिया बोलते हैं। तो यहाँ रेसिकल यूटोपिया था। देखिए, हिटलर ऑक्यूपाइड नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न जो पोलैंड था उस पे हिटलर ने अपना ऑक्यूपाई कर लिया था, उस एरिया को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसने किया था? जल्दी बता दो। हिटलर ने किया था। किसको? पोलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट था। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। पोल्स वर मतलब जो पोलैंड के लोग थे उनको पोल्स बोला गया। वो अपनी जमीनें छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखो, लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी छोड़ दी, होम छोड़ दिए, बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। जब जर्मनी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर छोड़कर वो वहां से भाग गए थे। कौन? पोल्स। पोल्स वर हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट एंड कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। पोल्स को ऐसे रखा जा रहा था जैसे कैटल्स को भर के रखा जाता है, जैसे जानवरों को रखा जाता है ना, उनके साथ ट्रीट किया जाता है, तो ऐसे ही जर्मन पोल्स के साथ उनको ट्रीट कर रहे थे। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। तो और पोलैंड में जितने भी लोग थे ना, उन सभी को अनडिजायरेबल समझा जाता था कि जितने भी लोग हैं सारे क्या है? अनडिजायरेबल है। Many members of police intelligentsia were murdered in order to keep the entire population intellectually and spirituality surveillance. वहां पर जितने जो पुलिस इंटेलिजेंसिया था
उनने क्या करा था, मारा था, मतलब जो पोल्स के लोग थे जर्मन्स उनको मार दे रहे थे, बहुत सारे लोगों को मार दिया जा रहा था जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। Polish children were who resemble Aryan were taken from their mothers and examined the race experts. जो पोलिश चिल्ड्रन थे, जो पोलिश बच्चे थे, उनको चेक किया जा रहा था कि क्या ये आर्यन बनने लायक है या फिर नहीं है। अगर वो आर्यन बनने लायक थे तो उन बच्चों को उनकी मदर से छीनकर जर्मन्स की जो मदर थी उनको दे दिया जाता था और वो वहां पलते बढ़ते थे जर्मन बनकर, मतलब आर्यंस बनकर वो बड़े होते थे। अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे तब उनको जर्मनी में भेज दिया जाता था, तो जर्मन मदर्स थी उनको दे दिया जाता था, क्योंकि देखो पोलैंड की पॉपुलेशन को कम कर दिया और जर्मन की पॉपुलेशन को वो बढ़ा रहे थे, इसलिए जो पोलिश बच्चे थे ना, पोलैंड के जो बच्चे थे, छोटे छोटे जैसे जो बच्चे बॉर्न होते थे, पैदा होते थे, उन बच्चों को क्या किया जाता था, पहले उनका एक टेस्ट लिया जाता था, रेस टेस्ट, ठीक है। इफ दे पास द रेस टेस्ट, अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे तो उनको जो जर्मन की लेडीज थी, जर्मनी की जो लेडीज थी, उनको दे दिया जाता था, और जो रेस टेस्ट पास नहीं कर पाते थे उनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था और मेजर मेजोरिटी उनको मार दिया जाता था। कुछ बच्चों को तो ऑर्फनेज में भेज दिया और बहुत सारे बच्चों को वो जान से ही मार देते, क्योंकि पॉलिश की पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो उनको अनडिजायरेबल मानते थे, इसलिए उनका एक टेस्ट होता था, जो बच्चा टेस्ट पास कर देता उसको जर्मनी में भेज दिया जाता था, वो आर्यन बन जाता था, आर्यंस। और जो टेस्ट पास नहीं कर पाता था उनको या तो ऑर्फनेज में भेज देते या फिर क्या करते उनको मार देते थे। With some of the largest guillotines and gas chambers, the general government also served as the killing fields of the fields for the Jews. और इसके साथ ही क्या हुआ, जो गिहोत से, गिहोत पता चल गया ना कौन है, जहां पर ज्यूस लोग रहते थे, उनको ले जाके गैस चैम्बर में जो जनरल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, सर्व करती थी किलिंग फील्ड्स ऑफ द ज्यूस, उनको ले जाके मार दिया जाता था, मास किलिंग की जाती थी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जो रेसिकल यूटोपिया था ये क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था, लोगों को मारा जाता था और जो पॉलिश था उस पे कंट्रोल कर लिया था, बाकी लोगों को भी मारा ही जा रहा था। स्टेप्स टू डेथ। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कुछ चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें हमने कवर करी, यहाँ पे हमने कवर करा, सबसे पहले हमने उसको जो आइडियोलॉजी थी, रेसिकल हायरार्की, उसके ऊपर देखा, उसकी सेकंड आइडियोलॉजी थी लेविन्सम, जिसमें वो टेरिटरी बढ़ाने की बात कर रहा था, किस तरीके से पोलैंड को उसने अपने जर्मनी के साथ शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, एंड वहां के लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा था, अनडिजायरेबल कौन है, डिजायरेबल कौन है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करी। अब हम करेंगे स्टेप टू डेथ, कि किस तरीके से वो लोगों को मार रहा था। द ज्यूज हैव नो राइट, ज्यूज को कोई भी राइट नहीं था टू लिव इन जर्मनी एज अ सिटीजन, जर्मनी में एज अ सिटीजन रहने का ज्यूज को कोई भी राइट नहीं था। देयर वाज अ लॉ इंट्रोड्यूस नोन एज द न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, वहां पर उनके लिए उनको लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता था, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं था, न्यूरमबर्ग में उनको कोई भी लॉ नहीं था, सिटीजनशिप उनको नहीं माना जाता था। कब, सितंबर 1935 में। ओनली पर्सन ऑफ जर्मन्स ऑफ रिलेटेड ब्लड वुड एंजॉय, जर्मनी में सिर्फ वही एंजॉय कर सकते थे जो जर्मन एम्पायर के थे, जो आर्यंस थे, वही लोग जर्मनी में एंजॉय कर सकते थे। मैरिज बिटवीन, मैरिज आप ज्यूज से शादी नहीं कर सकते थे, अगर आप ज्यूज से शादी करोगे तो आपको इलीगल माना जाएगा, आप ज्यूज से शादी नहीं कर सकते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं बना सकते थे, ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आप क्रिमिनल हो। Jews were forbidden to fly the नेशनल फ्लैग, वो अपना नेशनल फ्लैग मतलब फ्लाई नहीं कर सकते थे अपने फ्लैग को। ये ऐसी सब चीजें अगर कोई वो सब करते तो सिंपल सी बात है, इनको क्या होती, डेथ मिलती, ठीक है। रेसिकल यूटोपिया क्या था, अदर लीगल मेजर्स अगेंस्ट द ज्यूज कम्युनिटी इंक्लूड बॉयकॉट ऑफ ज्यूज, बिजनेस को भी बॉयकॉट किया गया, एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज दी जा रही थी वो भी उनसे ले ली गई, फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज भी छीन ली गई, सेल कर दिया गया। बिसाइड दिस प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, उनके हाउस को लूट लिया गया और उनके घरों को सीज कर दिया गया, उनके ताले मार दिए गए, आग लगा दी गई, दिन के टाइम में उनको जिंदा मार देते थे, जला देते थे, घरों में आग लगा देते थे। बर्न्ड एंड मैन अरेस्टेड, मैन को अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे प्रोग्राम को बोला गया था ब्रोकन ग्लास, रिमेंबर एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इस पूरे प्रोसेस को 1938 में क्या बोला गया, ब्रोकन
ग्लास। ठीक है, जो चीजें किसके साथ हुई थी, ज्यूस के साथ में। गेटोस 1940 से 94 के बीच, ज्यूस हैव नो राइट टू लिव इन जर्मनी अमंग आर्यंस, आर्यंस के बीच में ज्यूस को रहने का कोई राइट नहीं था। सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, उनको सेपरेट आइडेंटिफिकेशन मिला था, मार्क मिले थे, वो जैसे हैंग करके घुमा करते थे गले में। ज्यूस पीपल फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूस हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट पर वो येलो कलर का स्टार बनाकर घुमा करते थे, जिससे अलग ही पता चल जाता था ये ज्यूस है। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और ये स्टैम्प उनके पासपोर्ट पर भी थी। लीगली डॉक्यूमेंट हाउस, हर जगह यही मार्क उनको देखने को मिलता था। They were kept in Jewish home in Germany and in Eastern Europe such as Lourdes and Warsaw. This place became an epic center of extreme misery and poverty. ये बहुत ही गरीबी वाला एरिया था जहां पर ये लोग रहते थे। Due to deprivation of poor hygiene, the Gyots brimming with hunger, starvation and disease. हाँ, लोग भूख से, भुखमरी से, हाइजीन की वजह से, पुअर हाइजीन मतलब अनहाइजीन लोग थे, तो उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी। कुछ तो इस वजह से ही मर रहे थे और कुछ को वैसे गैस चैम्बर वगैरह में ले जाकर मार दिया जा रहा था। देखिए ये फिगर अगर आप देखोगे तो ये वो लोग हैं, ये शूज है जिनको फाइनली जेल में डाला गया था, बाद में मार दिया गया, ये उनके शूज है। अब सोच सकते हो आपके बुक का ही पार्ट है, कितने शूज होंगे यहाँ पर। ये बेंच है, ठीक है, ये वो चीजें हैं जिसको सेल किया जा रहा है मार्केट में उन लोगों की। ये कंसंट्रेशन कैंप है, ये भी कंसंट्रेशन कैंप है, ठीक है, यहाँ लोगों को मारा जाता था। वो पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड गैस चैम्बर के बाहर पड़े हुए कपड़े हैं। तो मतलब जो एक हिटलर ने किया है ना लोगों के साथ, उसको इमेजिन करना भी एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग, बहुत ही बड़े लेवल और सोचना भी बहुत ही डिफिकल्ट है कि किस तरीके से उसने लोगों को मारा। और एक टाइम में इतने सारे लोगों को, आप शूज देखो कितने सारे पड़े हैं, क्लोथ्स देखो वहां पर कितने हैं, कितने लोगों को मारा होगा। ठीक है, एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, Jews have no right to live, उनको वहां रहने का भी कोई अधिकार नहीं था। मास मर्डर वर कैरिड आउट विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन। तो ये सारी वो चीजें थी जिसमें हमने हिटलर के क्राइम्स के बारे में देखा, हिटलर के क्राइम के बारे में देखा। देखो हम इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कवर कर चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कवर कर चुके हैं। हिटलर किस तरीके से, हिटलर का राइज हुआ, वो किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक से उसने डिक्टेटर की तरफ मूव किया। ठीक है, डेमोक्रेसी से डिक्टेटर की तरफ मूव किया और एक डिक्टेटर रूलर बना। एंड रूलर बनने के बाद उसने अपने किस तरीके से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और उनको फुलफिल भी किया। उसके सारी क्रिमिनल एक्टिविटी आज हमने इस वाले टॉपिक में कवर करी है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि जो यूथ था वो नाजी के अगेंस्ट किस तरीके से खड़ा होता है और नाजी के फेवर में भी किस तरीके से जो यूथ है वो स्टैब्लिश होता है, किस तरीके से लोगों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो उसके साथ मिलकर इन कामों को कर रहे थे। तो आज के लिए खैर इतना ही, बाकी हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे यूथ ऑफ नाजी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने उसकी सारी की सारी क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटी थी उनको किया कि जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता था उनको वो किस तरीके से ट्रीट किया करता था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ।